वालेकुम जी, राजा मैं दनियाल बात कर रहा हूँ जी, कनाडा इस्लामाबाद से। जी राज साहब फरमाइए। मेरी गुजारिश ये थी कि सबसे पहले जो ये कर्जों के हवाले से आप बात कर रहे हैं जी, देही इलाकों में किसी किस्म का कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। देही इलाके को भी प्रोग्राम में शामिल करें। ठीक है। हमारा देही इलाका यूनिकुसलतमैर है, चिरा है, किरपा है, ये सियाला है, बरकाऊ, जितने भी हमारे देही इलाके इनको शामिल नहीं किया गया। प्लीज एक तो इनको शामिल किया जाए। ओके। सेकेंडली ये है कि हम जद्दी पुश्ती जी काफी दफ्तरों से यहाँ देही इलाके में रह रहे हैं, यहाँ सीजे का कोई अमल दखल नहीं है और हमें हमारे मीटर से वो बंद किए हुए हैं, जानबूझ के बंद किए हुए हैं। हमें इंतहाई परेशानी है कि हम यहाँ के रैशी हैं और जद्दी पुश्ती हमारे गाँव हैं और गाँव में के हम रैशी हैं और हमें हमारे मीटर नहीं लग रहे। हम किसी सोसाइटी में नहीं रह रहे, ना ही किसी हम। बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का राज साहब। आगे एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन सा बात करें? सर मैं इमरान शेख बात कर रहा हूँ, सकरंद से। जी इमरान साहब फरमाइए। सर मैंने इसलिए कॉल की थी कि मैं भी जो है ना अपने ख्वाहिशमंद था वज़ीर आज़म की जो नई स्कीम आई नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से आपको एक मसला पेश करना चाह रहा था। जी फरमाइए। मैं इधर मकामी बैंक गया, मेरा अकाउंट है मिजान बैंक में। ओके। मैं एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता हूँ। मेरी फैमिली में दो बेटियां हैं, एक बेटा एक बीवी है मेरी जी, और हम लोग गालिबन 8-10 साल किराए के मकान में रह रहे हैं। ओके। तो उस हवाले से मुझे मकान के लिए परेशानी थी, तो मैं निजाम बैंक गया नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से फॉर्म लेने जी। तो जनाब वहाँ के मैनेजर ने मुझे मायूस किया बहुत और कहा कि जनाब इसके अंदर बहुत पेचीदगियाँ हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जनाब इसके टर्म ऑफ कंडीशन मुझे बता दें, अगर मैं लूँगा तो मैं अप्लाई कर लूँगा। तो उन्होंने कहा जनाब इसके लिए जो पहली बात तो सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, दूसरी बात अपना ज़ाती घर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दोनों ही चीज़ मेरे पास मुझे नहीं है, तो मैं अहल हूँ। तो मैनेजर साहब ने मुझसे कहा कि जनाब आप बाद में आइएगा, अभी मैं बिजी हूँ। हालांकि वो कोई मतलब इतने बिजी भी नहीं थे और मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। जी ये देखें, ये स्कीम सारे पाकिस्तान के लिए है और कहीं भी घर हो जहाँ पे ज़मीन का टाइटल क्लियर हो तो इससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ भी उनको कोई बैंक की ब्रांच हो वहाँ पे जाके वो ऐसा एक लोन ले सकते हैं। जमीन का टाइटल क्लियर होना चाहिए। जमीन का तो टाइटल क्लियर होना चाहिए क्योंकि उसी की बेसिस पे बैंक कर्जा देता है। बाहर के ममालिक में भी ऐसे ही होता है, तो ये कोई नई चीज नहीं। और बहुत सारे लोगों के पास जमीन पहले से ही होती है, उस पर वो एक नया मकान बनाना चाहते हैं। पहले बैंकों से कर्जा लेना मुश्किल था और उसके जो दाम थे, जो शराइत थी वो ज्यादा थी, जैसा कि मैंने वजाहत की। अब उसकी जो मावाना किस्त है वो तकरीबन आधी हो गई है और सिर्फ इसीलिए हुई है क्योंकि हुकूमत ने ये सब्सिडी दी है। इसके साथ जो मेरा ख्याल सक्कर से सवाल था, शेख साहब ने सवाल किया था कि जी सरकारी मुलाजिम होना चाहिए। जी अगर आपको इसमें ये शर्त बिल्कुल नहीं है कि सरकारी मुलाजिम होना चाहिए। और मैं उनको कहूंगा कि सक्कर में हमारा स्टेट बैंक का BSc का दफ्तर है, वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाएं। वहाँ का नंबर है 0300 5133 781 03005133 वहाँ पे जाके जो हमारे चीफ मैनेजर साहब हैं, एक हेल्प डेस्क इसीलिए मौजूद है कि इन कंप्लेंट्स को दूर किया जाए। लेकिन सबके लिए ये मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपको सरकारी मुलाजिम होना हो। सर ये सकरंड से कॉल थी साहब, सॉरी। अच्छा तसिया ये जिला नवाबशाह में ये है जगह सकरंड। तो आई एम श्योर ये वेबसाइट पे अवेलेबल होगा कि नवाबशाह में अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो कहाँ कंप्लेंट कैसे। साथ ये भी बता दूं कि अगर अपनी जमीन ना हो तो आप फिर भी कर्जा ले सकते हैं। अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आप फिर भी उसका कर्जा ले सकते हैं। सही। और बात कर रहा हूँ सर बलोचिस्तान से। जी रफीक भाई फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? ये पूछना था मुझे कि ये कर्जा देने का जो अख्तियार है ये बैंक के पास है या कि हुकूमत का ये जो अथॉरिटी है इसके पास है? क्योंकि अगर बैंक के पास है तो फिर तो ये स्कीम कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बैंक का क्या वास्ता है किसी गरीब शहरी से? या गरीब शहरी को क्यों कर्जा देगा? बैंक का तो अपना तरीकाकार है। हमने जब भी दरखास्त दी तो अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं। बैंक वाले से जब भी जाते हैं तो वो कोई ना कोई मसला डाल देते हैं। रफीक अथॉरिटी जी बैंक के पास है, कर्जा बैंक ने ही देना है और बैंक ने ही फैसला करना है कि उनको कर्जा जब देंगे तो आया उनको वापस भी मिलेगा कि नहीं। लेकिन हुकूमत इसमें बड़ी मदद कर रही है कि अगर कर्जे में कोई डिफॉल्ट आती है तो कुछ हद तक हुकूमत उसकी रिस्क गारंटी भी दे रही है। ये एक स्कीम का बड़ा अहम हिस्सा है। हुकूमत का काम है या था वो ये था कि उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसके अंदर स्टेट बैंक और बैंक्स वो इस पर्टिकुलर इस हाउसिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट तश्कील दें जिसकी की जो कॉस्ट है वो ऐसी हो कि जिसमें कि हर गरीब आदमी भी उसको अदा कर सके, वो किस्त उसकी। अब ये जो है तो चूंकि एक नया प्रोडक्ट है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी खुद भी कहा, इसलिए ये एक फर्ज हो गया है ये बैंक्स का। अब ये कोई वो नहीं है कि इख्तियार नहीं है कि वो कहें कि जी हम ये लोन नहीं देते, यानी वो अपनी जो भी अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी उसकी कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन ये अब एक नया प्रोडक्ट के तौर पे सामने आया है जिसमें कि हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है रेट्स को
और जो बैंक्स हैं वो एक बुनियादी जितने भी उसके लवाजमात हैं उसको पूरा करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। तो अभी ये अगेन जिस तरह मैंने कहा कि अब ये बैंक्स पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक इसको कामयाब बनाते हैं और किस तरह से उन लोगों के लिए, क्योंकि बैंक्स के लिए भी ये एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि जो उनकी जो मुनाफा है उसमें हुकूमत उनकी मदद कर रही है कि वो ये जो सस्ते लोन दे रहे हैं तो उसके जो फर्क है वो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। तो इसलिए ये जो है तो आपका हक बनता है और ये एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि आप जरूर पूरे एतमाद के साथ बैंक्स में जाके और जो भी उनकी शराइत है जो कि बहुत ही कम है उसको आप पूरा करें और इससे बेनिफिट कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? नुमान अली बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी नुमान साहब फरमाइए। मेरी पहले तो रिक्वेस्ट है जी, तीन साहब बैठे हुए हैं सामने, इनमें से कोई एक जाके जरा किसी भी बैंक से जो है ना इंफॉर्मेशन जरा गैदर कर लें, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही है, तसल्ली बख्श नहीं है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे लोग कॉल मिला रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही उनकी, तो उनके बिहाफ पे भी मैं 4-5 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। 4-5 क्वेश्चन जल्दी करेंगे जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारी जो पे है वो बिटवीन 60,000 to 90,000 है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है तो उनको मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो बॉस हैं वो इस्लामाबाद के सेक्टर से थोड़ा सा साइड पे है, जिनकी वैल्यू है 40 to 60 लाख, क्या उस पे लोन मिल सकता है? क्योंकि अगर 1 करोड़ से कम होगा लोन तो फिर तो वो घर नहीं बन सकता, उसका क्या फायदा। तीसरी चीज ये है कि जो हम लोग हमारा आईडी कार्ड है उसको मेन इनको रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जितनी वो ज्यादा मांगेंगे उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा ये चीज। फोर्थ चीज ये है कि जो कुछ एरिया इस तरह जिसमें हम नीचे शॉप्स बना सकते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल बन सकता है उस पे। और फिर जो मेन क्वेश्चन है वो ये, इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो तो छोटे हैं, क्या वो इस चीज को फिर सफर करेंगे, बेयर करेंगे, इसको किस तरह से लोग हैंडल करेंगे? बहुत शुक्रिया आपने साहब काफी सारे सवाल पूछे और बड़े पर्टिनेंट आपने सवाल नुमान साहब पूछे। तो समझ साहब आप जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल 1 करोड़ तक का, जैसे कि अभी रिवीजन जब ये तब्दीली की गई है उसके बाद आप 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। और उसकी अगर हम इंस्टॉलमेंट देखें तो उसकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन जो महीने की बन रही होती है वो 77,000 रुपए बन रही होती है, जो कि अगर ये स्कीम ना होती तो 1 लाख से भी ऊपर थी, तकरीबन 1.25 लाख के करीब थी। तो अगर 77,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनती है तो उसका मतलब ये है कि फिर आपकी आमदनी इसकी दुगनी होनी चाहिए, यानी आपकी आमदनी तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो फिर आप उतना कर्जा ले सकते हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट 50,000 तक बन सके। सही। और इसके अलावा सर उन्होंने पूछा कि अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल टाइप को बनाना चाहें, अगर के नीचे दुकान बना लें ऊपर। देखें, इस सवाल का मैं जवाब दूंगी। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि जिनके पास अभी छत मौजूद नहीं है उनके सरों पर छत आ जाए। तो सबसे पहली स्कीम के अंदर प्रेफरेंस जो है वो घरों के लिए है। जब एक दफा ये कामयाब हो जाएगी उसके बाद की फिर बाद के स्टेजेस के अंदर दिखाया है, लेकिन बुनियादी मकसद जिसके सर पे छत नहीं है उसको सर पे छत मिलनी चाहिए। और इन केस के अगर नागहानी मौत हो जाए एप्लीकेंट की, अगर वफात हो जाए उसकी, तो उस सिलसिले में जी देखें, नागहानी जो खुदा ना खास्ता अगर इंतकाल हो जाता है बोरोर का, तो तमाम बैंक जब ये लोन देते हैं तो वो इसको इंश्योर करते हैं, उसकी इंश्योरेंस ली जाती है। और इस्लामिक बैंक जो है वो तकाफुल करते हैं उसके अंदर, जिसकी सूरत के अंदर फिर वो कर्जा उसको नहीं अदा करना पड़ता बल्कि वो इंश्योरेंस से रिकवर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोफेसर उमर इस्माइल मुकाम से। जी मैम, मेरा सवाल ये था कि ये जो कर्जों की बात हुई है पाकिस्तान में घर हाउसिंग स्कीम के लिए, तो इसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक तो किसी गरीब तबके के लिए, गरीब बंदे के लिए ये कर्जा अवेल करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरा बहुत ज्यादा सर्कल है, लोगों में उठना बैठना है, मेरे मुताबिक तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन पूरे शराइत पर पूरा उतरे। क्योंकि पाकिस्तान में आपको जायदाद पहले जमा करवानी है, उसके नोट्स मतलब जो आपके पास कागजात हैं वो आपको देने हैं, उसके बाद ही वो हमें कर्जा दिया जाता है। जी मैडम। जो बेचारा है ही गरीब तो वो कौन से कागजात जमा करवाए, या लो आमदन है तभी तो वो कर्जा ले रहे, तो गरीब बंदे को इसमें क्या फायदा है, वो हमारी समझ में तो प्रोसेस नहीं आया। मैडम ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और यकीनन वैलिड ऑब्जर्वेशन होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं समझ साहब से। जी समझ साहब। देखिए मोहतरमा, आपने जो बात कही जरा देखिए, मैं दोहराता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, वो क्या कागजात हैं जो आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी के पास या गरीब आदमी के पास मुमकिन नहीं है। क्या CNIC मुमकिन नहीं है? CNIC उसके पास होता है। तस्वीरें वो भी मुमकिन है। अगर जॉब करता है तो उसका सैलरी का स्लिप कोई ना कोई आती होगी, और अगर जॉब नहीं करता और वो कोई दुकान उसकी है तो उस दुकान का वो किराया अदा करता होगा, कुछ ना कुछ किराया जरूर अदा करता है। अभी जिस घर में रह रहे हैं उसका वो भी किराए पे है क्योंकि उसका अपना घर नहीं है, तो उसका जिसको किराया अदा कर रहा होता है उससे कागज पर लिखवा देना कि कितना किराया लिया जा रहा है। फिर वो जिस घर में किराए में रह रहे हैं, आजकल सबने अपने अपने जो मीटर्स अलग कर लिए हैं, उसका बिजली का कुछ ना कुछ बिल आ रहा होता है। टेलीफोन आजकल मोबाइल फोन, आज इस स्कीम के अंदर की खूबी भी है कि बैंकों ने मोबाइल कंपनियों के साथ मिलकर जो मोबाइल का टॉपअप किया जाता है उसकी बुनियाद पे वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि इसका किस तरीके से स्पेंडिंग पैटर्न है। तो ये वो सब की सब चीजें हैं जो कि एक हर आदमी के पास मुयस्सर होंगी। इसकी बुनियाद पे बैंक लोन अप्रूव कर देगा। बाकी जहां तक जो आप बात कर रही हैं कि घर के वो कागजात या
लैंड टाइटल क्लियर होना वो तो उस स्टेज पे आता है कि जब डिस्बर्समेंट की जा रही हो, लेकिन अप्रूवल की स्टेज पे इनमें से किसी चीज सर घरेलू मुलाजिम अगर कोई है जिसकी सैलरी स्लिप नहीं है, मतलब उसकी भी वजाहत कर दूं। चौकीदार है या ड्राइवर है, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इस सिलसिले में देखिए स्टेट बैंक ने एक और सहूलत दी है, वो ये कि आप जिसके पास मुलाजिम हैं, अगर वो एक आम कागज पर एक थर्ड पार्टी गारंटी कहते हैं इसे, ये लिख दे कि मैं जानता हूँ इस शख्सियत को, ये मेरे पास इतने अरसे से मुलाजिम है और ये इतने इसको हम इतनी तनख्वाह देते हैं जो कि 10,000 20,000 25,000 है, अगर ये देते हैं तो उसकी बुनियाद पर स्टेट बैंक ने पहली मरतबा बैंकों को ही अलाउ किया है कि इस थर्ड पार्टी गारंटी की बुनियाद पर भी कम से कम पहले 1 साल तक के लिए, जब तक कि वो घर तामीर हो रहा है या उसके टाइटल क्लियर हो जाएंगे, उस वक्त तक के लिए उसको लोन वो उस पर दे सकते हैं। और जो ये गारंटी दे रहा है उसकी लायबिलिटी इसमें क्या होगी, इसकी फुली गारंटीड होगा या एक लेटर ऑफ कंफर्ट है? देखिए ये लेटर ऑफ कंफर्ट है, ये बैंक गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर बैंक गारंटी होगी तो फिर तो बहुत महंगी हो जाएगी।